हेलो फ्रेंड्स, दिस दीपक सिंह। और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंडिया इजराइल के जो 30 साल के रिलेशंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिलेशन तो वैसे बहुत साल पहले मतलब काफ़ी सालों से ही है, इनफैक्ट स्टार्टिंग से ही है जब से दोनों कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई थी। पर 30 साल हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ऑफिशियली आपका एस्टैब्लिश करे हुए। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा कि इस साल का जो मेंस का पेपर आया था तो उसमें भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काफी आए थे। काफी क्वेश्चंस तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए थे, पर इनडायरेक्टली भी हो सकता है कि वो इंडिया इसराइल के 30 साल के रिलेशन पे ना पूछें, इंडिया इसराइल के इन जनरल रिलेशंस पे पूछ लें, या फिर इंडिया और पैलेस्टीन के रिलेशंस पे पूछ रहे हैं तो उस कंटेक्स में पूछ सकते हैं, या फिर वेस्ट एशिया के बारे में पूछ लें तो उसमें आपको यहाँ पे मेंशन करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वेस्ट एशिया फिर मिडिल ईस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में भी ये पूछ सकते हैं। तो ये लेक्चर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए तो है इंपॉर्टेंट, जनरल स्टडीज के लिए, साथ में जो पॉलिटिक PSIR जिसका ऑप्शनल है, जिन लोगों का ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगेन आई विल बी कवरिंग दिस टॉपिक इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट। कंटेम्प्रेरी मैंने आपको वैसे बता ही दिया है। कॉम्प्रिहेंसिव में मैं आपको बताऊंगा कि इनिशियल क्या स्टेट था। पूरा तो मैं आपको डिस्प्यूट नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि वो अलग ही कहानी हो जाएगी। इतने सालों से डिस्प्यूट चल रहा, अब तक तो सॉल्व हुआ नहीं है। तो लेकिन जो भी उनकी बेसिक डायमेंशंस हैं बता दूंगा कि इंडिया के कंटेक्स्ट में स्टार्टिंग में क्या स्टैंड था, फिर 1990s में ऐसे क्या रीजंस हुए थे कि इंडिया को अपना स्टैंड चेंज करना पड़ा था। फिर NDA 1 अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर उस टाइम पे क्या एस्पेक्ट था, क्या रिलेशन कैसे वहां पे अपस्विंग में आया है। और फिर मोदी जी के आने पे तो रिलेशन बिल्कुल आप कहेंगे कि फुल फ्लेज आपके काफी डायरेक्ट हो गए हैं, काफी सारी चेंजेस आ गए हैं, काफी ओवर्ट हो गए। ओवर्ट मतलब पहले होता था कि कोवर्ट की चलो इसराइल को एक्नॉलेज करा जाता था, अब तो ओपन में आ गया कि बियर हग्स जो उनकी होती थी, गले मिलके आपसे मिला जाता था, मोदी जी उनसे मिलते थे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से। तो वो सब सिनेरियो क्या चेंज हुए। और साथ में इंडिया इसराइल की भी तो बात हम कर ही रहे हैं, पर मैं पैलेस्टीन के बारे में भी बताऊंगा कि इंडिया का स्टैंड पैलेस्टीन के कंटेक्स में पहले कैसा था और अब कैसा है। अभी भी पैलेस्टीन को एक्नॉलेज करता है इंडिया, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दैट इज माई 3C अप्रोच, एंड इन दिस बैकग्राउंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ इंडिया इसराइल 30 ईयर्स रिलेशनशिप। तो मैंने आपको बताया था कि जनवरी 30 को इंडिया एंड इसराइल मार्क द 30 ईयर्स ऑफ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अपनी एम्बेसी ओपन करना। तो इसराइल ओपन इट्स एम्बेसी इन दिल्ली ऑन February 1st 1992, एंड द इंडियन एम्बेसी इन टेल अवीव, जो इसराइल की वैसे कैपिटल मानी जाती है, वैसे तो जेरूसलम को क्लेम करते हैं पर जेरूसलम के ऊपर डिस्प्यूट चलता रहता है, तो टेल अवीव है। सो इंडिया ने एम्बेसी ओपन करी थी इन टेल अवीव इन मे दैट ईयर इटसेल्फ, 1992 में। तो 1990 आप देख सकते हैं कि February 1st 1992 में वहां पे आपको जनवरी 30 को अनाउंस कर दिया गया था, February 1 को एम्बेसी ओपन कर दी गई थी। तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के 3 साल तो 30 साल हो चुके हैं आपके। पर साथ में एक तो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट बता दिए, ये है इंडिया इसराइल का। दूसरा कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट ये है कि 30 साल के रिलेशनशिप जो इतने हो गए हमारे स्टैब्लिश हो गए हैं, वो इतने ज्यादा स्टैब्लिश हो चुके हैं कि अब हम इंटेलिजेंस शेयरिंग और स्पाइंग में, जब का एक दूसरे का स्पाईवेयर होता है, तो उस कंटेक्स में भी हम जा रहे हैं। तो ये भी कुछ न्यूज आई है वैसे, कि जब मोदी जी ने इसराइल में 2017 में विजिट अपनी पे करी थी, तो उस टाइम पे उन्होंने इसराइल से उनका स्पाईवेयर जो होता था पेगासस, उसके बारे में भी डील करी थी। बट अगेन इसके ऊपर कितना सच है कितना झूठ है उसमें क्लैरिटी नहीं है, पर ये कुछ रिपोर्ट्स अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिलीज करी थी। सो द एनिवर्सरी, द 30 years anniversary comes at a time the steadily growing relationship is in the spotlight over Pegasus, the surveillance software made by the Israeli company NSO। ये आपके इसमें बारे में आपके इसके बारे में आपने पढ़ा होगा पेगासस के बारे में, कि एक सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर है जो इसराइल की कंपनी NSO है उसने बनाया। तो इसराइल गवर्नमेंट कहती है हमारे इसमें कोई रोल नहीं है, पर यही कहा जाता है कि NSO को पूरी बैकिंग इसराइल गवर्नमेंट की है। तो इस सॉफ्टवेयर के बारे में काफी कंट्रोवर्सी पहले भी हुई थी और अब रिसेंटली भी हुई थी। The company has said it sells the license for use only to governments and only after approval from the Israel government's Defense Export Control Agency। तो ये कंपनी कहा ही है कि जो इस स्पाईवेयर का जो लाइसेंस है वो गवर्नमेंट को ही, सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट को ही इशू करा जाता है, एंड ओनली आफ्टर टेकिंग द अप्रूवल ऑफ द इजराइल गवर्नमेंट्स डिफेंस एक्सपोर्ट कंट्रोल एजेंसी। पहली बात तो ये है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी रिसेंटली, आपको पता ही है कि अभी इस टाइम पे जनवरी के एंड पे ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट करा था दैट पेगासस एंड अ मिसाइल सिस्टम, पेगासस और साथ में कोई मिसाइल सिस्टम भी था, उन दोनों की डील्स। So these were the centerpieces of a package of sophisticated weaponry and intelligence equipment that India purchased during Prime Minister Modi's 2017 visit to Israel। तो काफी जो हिस्टोरिक विजिट थी उसमें मिसाइल सिस्टम के बारे में तो चलो बता दिया गया था कि चलो हम ये भी
डील कर रहे हैं। पर पेगासस साथ में ये भी, पेगासस के लिए भी एक डील हुई थी, वो ऑफिशियली तो नहीं करा गया था। तो पर अब ये कहा जा रहा है कि उस टाइम पे जो लीक्ड आपकी जो फाइल्स हैं उसमें ये शो करा गया था कि पेगासस भी उस डील का पार्ट था। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने करा है। तो साथ में जब मोदी जी गए थे तो उन्होंने, या फिर उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने ऑफिशियली पेगासस के बारे में भी डील करी थी। तो काफी ज्यादा हल्ला मच गया है। गवर्नमेंट वहां पे अपोजिशन पार्टीज क्रिटिसाइज कर रही है कि गवर्नमेंट ने पेगासस का सॉफ्टवेयर यूज करा जो स्पाईवेयर है अपने सिटीजन्स पे स्पाई करने के लिए, वहां पे सर्वेलेंस के लिए। तो वो यानी कि राइट टू प्राइवेसी जो आपका है, फंडामेंटल राइट एक्नॉलेज करा गया है, उसको वायलेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस बैकग्राउंड में हम ये टॉपिक डिस्कस करें इंडिया इजराइल के रिलेशंस का। और एक बार देखने से पहले इजराइल के बारे में भी देख लेते हैं कि भाई इजराइल कहाँ पे है, क्योंकि पैलेस्टीन के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये आपका इजराइल है, ये जो आपका ऑरेंज में सारा है, ठीक है। साथ में लेकिन उसमें ही पैलेस्टीन है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है पैलेस्टीन दो पार्ट्स में है आपका। एक है गाजा स्ट्रिप, तो ये आपका मेडिटेरेनियन सी को टच करता है और साथ में आपका इजिप्ट को टच करता है, और बाकी सारे एरिया इसराइल को करता है। और दूसरा पैलेस्टीन का एरिया है वो है वेस्ट बैंक, और ये आपका यहाँ पे जेरूसलम है। जेरूसलम इज डिवाइडेड इनटू वेस्ट बैंक एंड आपका इसराइल में वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक टचेज आपका जॉर्डन है और इसराइल आपका टच करता है। साथ में एक और डिस्प्यूटेड एरिया गोलन हाइट्स, वो आपका वैसे सीरिया का पार्ट है। ये लेबनान हो गया, इसराइल को टच करता है, और इजिप्ट हो गया और जॉर्डन हो गया। तो ये है, और ये डेड सी है आपका। तो आप देख सकते हैं कि वेस्ट बैंक रेड सी को भी टच करता है, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पैलेस्टीन के दो पार्ट हो गए, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक। ये आपका जेरूसलम यहाँ पे, टेल अवीव आपका यहाँ पे कोस्टल सिटी है आपका। तो ये आपका इसराइल हो गया। तो इस बार एक मैप को देख लेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी समझने के। तो अब हम बात करते हैं कि पहले इनिशियली आपका कैसा रिलेशनशिप था। डिप्लोमेटिक रिलेशन को एस्टैब्लिश करे हुए 30 साल हुए, पर रिलेशनशिप हमारे 50s 40s से तक जाते हैं। सो इंडिया हैड रिकॉग्नाइज्ड इजराइल एज फार back as 1950, but normalization took another 4 decades. तो रिकॉग्नाइज कर लिया था कि चलो इजराइल करके कंट्री है, हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ओके दिस इज अ कंट्री, बट एम्बेसीज ओपन नहीं करी थी। सो इन द वेक ऑफ द फर्स्ट गल्फ वॉर जो आपका 80s में हुई थी, इक्वेशंस इन वेस्ट एशिया अंडरवेंट बिग शिफ्ट्स। अरब सपोर्ट फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज बिगेन टू वीकन ड्यू टू पीएलओ's बैकिंग फॉर इराक्स इन्वेजन ऑफ कुवैत। तो पहला एक तो इशू हुआ था कि इंडिया ने भी अपना स्टैंस इजराइल के साथ क्यों चेंज कर रहा था। पहली बात तो ये कि पैलेस्टीन को, अरब जो नेशंस हैं आपके, जो साइड में आप देख सकते हैं कि आपके सारे जो अरब कंट्रीज हैं जो सराउंड करती हैं इजराइल और आपके पैलेस्टीन को, तो वो इस वजह से वीक हो गया था क्योंकि पीएलओ ने, जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी आपकी, जो गवर्निंग बॉडी थी वहां पे, तो उन्होंने दे बैक्ड इराक्स इन्वेजन ऑफ कुवैत। तो आपका अगर यहाँ पे आप जाएंगे, इसमें तो दिखा नहीं रहा वैसे आपका, तो मिडिल ईस्ट में आपका जो है वेस्ट एशिया में है, तो वहां पे जो इराक ने कुवैत में इन्वेजन करा था तो उसको पैलेस्टीन ने आप बैक कर दिया था, और जैसे बैक करा तो अरब कंट्रीज में रेजेंटमेंट आ गई थी। एक तो ये चीज हो गई थी। साथ में एक ये हुआ था, देन केम द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन व्हिच वाज अंटिल देन इंडियाज गो कंट्री फॉर मिलिट्री हार्डवेयर। तो अभी भी इंडिया रशिया के ऊपर काफी डिपेंड करता है, और रशिया का प्रेडेसर ही आपका सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर जिसे हम कहते हैं, तो वो था। तो सोवियत यूनियन क्या नहीं कि रशिया का ब्रेकअप हुआ, मतलब ब्रेकअप एज एन लाइक वैसा वाला ब्रेकअप नहीं, पर उसका ब्रेकडाउन हुआ था। तो आपकी जो 15 रिपब्लिक्स थी आपकी सोवियत, तो उसमें हुआ था। तो रशिया भी, दैट वाज अ टिपिंग पॉइंट कि वहां पे रशिया का डिक्लाइन शुरू हो गया था। अब फिर भी ठीक पोजीशन में है, पर उस टाइम पे डिक्लाइन हो गया था। तो रशिया से ही हमारा सारा मिलिट्री हार्डवेयर आता था। अब यानी कि उस टाइम पे रशिया इंटरनली कुछ इतना उलझा हुआ था, जूझ रहा था अपनी प्रॉब्लम से, कि इंडिया को कैसे हेल्प कर पाएगा। तो इंडिया को एक ऑल्टरनेटिव चाहिए था रशिया से। अभी भी इंडिया डिपेंडेंट है रशिया पे, पर साथ में एक ऑल्टरनेटिव भी चाहिए था, तो वो इजराइल की फॉर्म में होता है, क्योंकि इजराइल का डिफेंस सिस्टम, जो इनका इंटेलिजेंस है, मोसाद का तो आपने नाम सुना होगा, तो उनका मिलिट्री हार्डवेयर काफी एडवांस है। तो अब तभी आप देख सकते हैं कि इजराइल अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ के चक्कर में है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इजराइल इतना ज्यादा एडवांस है, साइंस एंड टेक इतना डेवलप है। नोबेल प्राइज की लिस्ट में भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में देखें तो इजराइल का कोई ना कोई होता ही है वहां पे, या फिर इजराइल की ओरिजिन का होता ही है। तो इस बैकग्राउंड में इंडिया को एक ऑल्टरनेटिव चाहिए था। तो इसी बैकग्राउंड में वहां पे इंडिया इजराइल के क्लोज आना शुरू हुआ, और वहां पे आपका 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए थे। फ्रॉम 1992 ऑनवर्ड्स, वेल देवर डिफेंस डील्स एंड कॉपरेशन इन साइंस एंड टेक। तो आपका मेनली इजराइल किस लिए चाहिए था, डिफेंस डील्स के चक्कर में चाहिए था, और पैलेस्टीन की भी लेजिटिमेसी थोड़ी सी कम हो रही थी क्योंकि अरब ही सपोर्ट कम कर रहे थे। तो इस बैकग्राउंड में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हो गए थे। तो डिफेंस डील्स 1992 से क्या हुआ, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करने के बाद, कि मेन फोकस रहा था डिफेंस डील्स पे,
एंड कॉपरेशन इन साइंस एंड टेक, जिसमें इसराइल वैसे ही मशहूर है काफी, एंड एग्रीकल्चर, क्योंकि इसराइल वैसे तो आपके देखा जाए तो डेजर्ट एरिया में है वहां पे, पर फिर भी ड्रिप इरिगेशन में आपका इरिगेशन मैकेनिज्म उनका इतना स्ट्रांग है कि इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग कंडीशंस कंड्यूसिव फॉर फार्मिंग, वहां पे इसराइल अच्छा अपना फूड सफिशिएंट है। तो इन चीजों में साइंस एंड टेक हो गया, डिफेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इसी में तो कॉपरेशन इसमें तो हो रही थी 1992 से, बट स्टिल इंडिया वॉज रिटेसेंट अबाउट इट्स टाइज विद इसराइल एंड इट as it balanced ties with the historical support for the Palestinian cause, and thus its dependence on the Arab world for oil and the pro-Palestinian sentiments of the country's Muslim citizens. तो कहने का एक अगर मैं समराइज करूं तो इसमें यह है कि इंडिया इसराइल के साथ डिफेंस डील भी कर रहा था, साइंस एंड टेक एंड एग्रीकल्चर, इन तीन सेक्टर्स में कॉपरेट कर रहा था, पर इतना ओपनली भी नहीं हो रहा था कि भाई डिप्लोमेटिक लेवल पे चले जाए, मतलब डिप्लोमेटिक लेवल पे एम्बेसी तो स्टैब्लिश हो गई, पर यह है कि आपकी पॉलिटिकल विजिट्स हो रही हैं और ज्यादा कॉपरेशन हो रही है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में हो रही है, उसमें नहीं हो रहा था। रीजन ये है कि पहली बात तो ये कि पैलेस्टीन को, इंडिया ने जो पैलेस्टीन का कॉज था कि पैलेस्टीन को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, वो 40s 50s में ही इंडिया ने तभी से कह दिया था कि यस वी सपोर्ट पैलेस्टीन का जो कॉज है उसको सपोर्ट करा हुआ था। तो 40 ईयर्स जो आपका 50 से लेकर 90s तक का था, तो वहां पे इंडिया ने पैलेस्टीन के कॉज को सपोर्ट करा हुआ था, तो एकदम से तो चेंज नहीं कर सकते। पहली चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज ये हो गई कि माना अरब्स में थोड़ी सी रिजेंटमेंट आ गई थी कि जब पीएलओ ने इराक को सपोर्ट कर दिया था, बट स्टिल एक ओवरऑल आपकी बिलोंगिंग तो है कि अरब कंट्रीज जो पैलेस्टीन को सपोर्ट कर ही रहे थे वहां पे, और हमको अरब कंट्री, तो हम अरब कंट्रीज को ज्यादा नाराज नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें उनसे तेल चाहिए था। तो इसराइल से हमें हथियार चाहिए थे और हमें अरब कंट्री से तेल चाहिए था, और साथ में इंडिया में भी मुस्लिम पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। तो अगर हम इसराइल को एक्नॉलेज करेंगे, क्योंकि इसराइल भी पैलेस्टीन पे अटैक करता रहता है, पैलेस्टीन भी इसराइल पे अटैक करता रहता है, इसराइल काफी ज्यादा एडवांस है अपने मिलिट्री में और रूथलेस भी है, तो वो ज्यादा अटैक करता रहता है। तो अगर इसराइल को सपोर्ट करेंगे तो जो डोमेस्टिक आपकी जो मुस्लिम सिटीजन है इंडिया के, अच्छी खासी बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसमें भी रिजेंटमेंट आएगी कि पैलेस्टीन को छोड़ के हम इसराइल की तरफ जा रहे हैं। तो इसी वजह से एक रिलेशन फिर भी लिमिटेड रहा था। फिर लेकिन जब एनडीए गवर्नमेंट आपकी आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब वहां पे जाके रिलेशन में थोड़ा सा अपस्विंग आया पॉलिटिकल लेवल पे। सो द हाई लेवल विजिट्स टुक प्लेस ओनली व्हेन द एनडीए वन अंडर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी टुक ऑफिस इन 2000। एल के अडवाणी जो उस टाइम पे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी मतलब एक तरीके से उस टाइम पे, जैसे इस टाइम पे मोदी जी और अमित शाह हैं, उस टाइम पे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी और साथ में आपके एल के अडवाणी जी थे। सो ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन मिनिस्टर टू विजिट इसराइल, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट भी नहीं करना चाहते हैं कि चलो अब बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। मेन यही सेंटिमेंट करा जाता है ना कि बीजेपी जो इंडिया में जो बीजेपी है वो आपकी हिंदू पॉपुलेशन है और इसराइल है आपके वहां पे ज्यू हैं, तो उनको काउंटर है आपका मुस्लिम्स और अरब का, या फिर अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बिठाना, यही बीजे अगर गवर्नमेंट आपका एक प्रोपोगंडा करती है, तो एकदम से फिर भी डायरेक्टली चेंज नहीं करना चाहते थे। तो इसी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी तो नहीं गए, पर अपने जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन थे उस टाइम पे एनडीए गवर्नमेंट में, तो वो इसराइल गए थे। सेम ईयर इवन द जसवंत सिंह विजिटेड एज फॉरेन मिनिस्टर। तो दो मेजर मिनिस्टर्स आपके वहां पे इंडिया की तरफ से गए थे, एंड दैट ईयर the two countries set up a joint anti-terror commission, and in 2003 Ariel Sharon became the first Israeli prime minister to visit India। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपकी तरफ से आपका प्रधानमंत्री नहीं आ रहा, पर दो बहुत इंपॉर्टेंट लोग, एल के अडवाणी और जसवंत सिंह, जो बहुत ज्यादा उनकी पावरफुल पोजीशन थी उस टाइम पे, दे हैड अ नेम, उनका बहुत उनकी बात का वेट होता था, तो वो तो गए थे। साथ में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी उन्होंने कहा ओके आई विल टेक द फर्स्ट स्टेप, तुम भी आ जाना। तो 2003 में हुआ था, 2000 में इंडिया की तरफ से विजिट्स की थी, 2003 में ये हुआ था। तो ये तो आपका एनडीए वन रहा, पर वहां पे भी कोएलिशन थी, फिर उसके बाद वहां पे आपकी यूपी आ गई थी, फिर भी रिलेशन ठीक चलता रहता है, ऐसी बात नहीं है कि चेंज हो गया था। फिर जो मेजर उसके बाद और अलग लेवल का पुश आया था वो था एनडीए टू, यानी कि जो मोदी जी पावर में आए थे 2014 में। उसके बाद भी पहले तो उन्होंने नेबरहुड पॉलिसी अपनी फॉलो करी, बाकी सारे गए भूटान, बाकी सारी जगह पे गए, फिर अल्टीमेटली अपनी पहली टर्म में ही अपने 2014-2019 का जो मोदी एरा जो मैं कहूंगा फर्स्ट था, तो उसमें 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए, एंड थस ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इजराइल, and with that he took full ownership of a relationship that had mostly grown under the radar for over a quarter century। इसका मतलब है कि अभी भी इसराइल इंडिया के रिलेशन तब भी अच्छे चल रहे थे, बट अब इन्होंने ओपन में कर दिया था कि हाँ वी फुली एक्नॉलेज इसराइल, हमारा तो इसराइल दोस्त है, गले मिले, तो इस तरीके से। और उस टाइम पे जब 2017 में जब विजिट गए थी वहां पे, तो वो पैलेस्टीन भी नहीं गए थे,
वो 2018 में अलग से उन्होंने पैलेस्टीन के लिए विजिट पे करी थी उन्होंने, पर वहां पे उस टाइम पे नहीं गए थे। और जो ट्रेडिशन था कि कोई भी इंडिया का मिनिस्टर अगर वो इजराइल चला तो पैलेस्टीन भी जाता था, तो ये ट्रेडिशन उन्होंने तोड़ा, पर उसको कंपनसेट करने के लिए 2018 में सेपरेटली वो गए थे। Unlike his predecessors, Modi went all out to woo Israel, playing to Hindutva's natural affinity for Israel as a muscular state that gives no quarter to its terrorist enemies. तो साथ में मेन जो कहा जाता है कि एनडीए गवर्नमेंट का या फिर मोदी जी का या फिर यही कहा जाता है कि ज्यूइश आइडेंटिटी रिलीजन बेस्ड आपका है, कि रिलीजन बेस्ड है, कि इट्स नॉट अबाउट कि दे हैव टू अटैक मुस्लिम्स, इट्स मोर लाइक प्रोटेक्टिंग देयर रिलीजन। तो ज्यूज और हिंदूज दोनों को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है बाकी सारी फेथ से। तो ये जो सेंटिमेंट है इस पे उन्होंने प्ले करा। एंड विद द 2020 Abrahamic Accords that saw UAE, Bahrain, Sudan and Morocco normalizing relations with Israel, and India's own newly strengthened ties with the UAE and Saudi Arabia, India is now more confident about its key relationship with West Asia than at any other time. तो अब इस टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया था कि 1992 के टाइम पे फिर भी इंडिया इजराइल के बहुत ज्यादा ओपनली क्लोज नहीं हो सकता था कि यार अब हम डायरेक्टली इजराइल को वू कर रहे हैं, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और पैलेस्टीन को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे भी अरब कंट्रीज पे ऑयल की डिपेंडेंसी थी बहुत ज्यादा थी। पर अब क्या हो गया, डिपेंडेंसी अभी भी ज्यादा है, पर साथ में दो चीजें ये हो गई कि बाकी जो कंट्रीज है आपकी, यूएई हो गया, बहरेन हो गया, सूडान हो गया, मोरक्को हो गया, तो ये भी जो आपके अरब कंट्रीज हैं जो आसपास हैं आपकी वहां पे, तो उन्होंने भी इजराइल के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव करने लग गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे अरब कंट्रीज अभी भी इजराइल से लड़ रही है, वो भी है। और दूसरा, इंडिया के यूएई के साथ जैसे हो गया, आपके बाकी सऊदी अरेबिया के साथ हो गया, खुद भी टाइज इंप्रूव हुए हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि इंडिया एक साउथ एशिया की सुपर पावर तो है, और ओवरऑल बाकी अगर वर्ल्ड में भी देखा जाए तो इंडिया हैज अ नेम, इंडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर इन केस इंडिया इजराइल के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव करनी है तो ऐसा नहीं है कि यूएई बहुत ज्यादा बुरा मान जाएगा, क्योंकि इंडिया यूएई के टाइज हो गए, ओमान के साथ टाइज हो गए, सऊदी अरेबिया के साथ टाइज हो गए, रिलेशन हो गए बहुत ज्यादा अच्छे इंप्रूव हो गए हैं। तो इस वजह से इंडिया अब ज्यादा इजराइल के साथ अगर क्लोज जाता है तो ये कंट्रीज अगर बुरा मान भी रही है तो कुछ करेंगे नहीं, ऑयल के ऊपर तो बिल्कुल नहीं करेंगे कुछ। तो ये एस्पेक्ट है, तो इस टाइम पे ये चल रही है स्टेट। अब हम पैलेस्टीन के बारे में भी देख लेते हैं कि पैलेस्टीन का स्टेटस क्या है। अभी तक हम इजराइल की बात कर रहे थे। सो वाइल द इंडिया इजराइल एम्ब्रेस हैज इरोडेड व्हाट वंस यूज्ड टू बी इंडियाज unequivocal support for the Palestinian cause, India does continue to walk a tightrope between its historical ties with Palestine and its new-founded love for Israel. तो इजराइल के क्लोज तो जा रही है, पर इंडिया ने ऐसा नहीं करा कि पैलेस्टीन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। पैलेस्टीन के साथ भी रिलेशन ठीक है, बट इजराइल के साथ डेफिनेटली ज्यादा आ गए, तो दोनों को बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है। ये बैलेंसिंग एक्ट होता है कि दो नेबर्स हैं, उनके बीच में कुछ बात है ही नहीं, पर जैसे यूएसए के कंटेक्स्ट में कहूंगा बैलेंसिंग एक्ट होता है कि यूएसए ने पाकिस्तान के साथ भी टाइज बनाए हुए हैं और इंडिया के साथ भी करे हुए हैं, तो ये आपका बैलेंसिंग एक्ट होता है आपका। सो एन इंडिकेशन ऑफ दिस केम लास्ट ईयर इन इंडिया स्टेटमेंट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन द इजराइल पैलेस्टीन वायलेंस। द स्टेटमेंट वर्चुअली हेल्ड इजराइल रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस। जो आपकी 2021 में आपकी वहां पे इजराइल पैलेस्टीन वायलेंस हुई थी, तो वहां पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन भी पास करा गया था, तो इंडिया ने स्टेटमेंट दी थी, और उस स्टेटमेंट में इंडिया ने इजराइल को रिस्पॉन्सिबल ठहराया था फॉर ऑल द वायलेंस एंड एक्सप्रेस इंडिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज। तो यहाँ पे जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज दे दिया था, यहाँ पे ये नहीं कहा कि इंडिपेंडेंस, तो जो भी लेकिन पैलेस्टीन का जस्ट डिमांड है उसको इंडिया सपोर्ट कर दिए, एंड अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर द टू स्टेट सॉल्यूशन। तो टू स्टेट सॉल्यूशन को भी सपोर्ट कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि जहां पे इजराइल ने बिल्कुल, अगर लगता है कि इजराइल ने बहुत ज्यादा गलत करा है तो वहां पे इंडिया ने इजराइल को भी क्रिटिसाइज करा है, बट बहुत ज्यादा नहीं, पर करा है क्रिटिसाइज, और पैलेस्टीन कॉज को अभी भी सपोर्ट करती है। अर्लियर द रिलेशनशिप विद पैलेस्टीन वाज ऑलमोस्ट एन आर्टिकल ऑफ फेथ इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी फॉर ओवर 4 डिकेड्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले तो था कि हिस्टोरिकल जो टाइज थे 1950 से लेकर 1990 तक पैलेस्टीन को तो बिल्कुल ही सपोर्ट करा जाता था, पर अब थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट हो गया। India backed the Palestinian right to self-determination and rallied behind the Palestine Liberation Organization (PLO) and its leader Yasser Arafat as the sole representative of the Palestinian people. In 1975, India invited PLO to open an office in Delhi, giving its diplomatic status 5 years later. तो आप देख सकते हैं कि पैलेस्टीन को जो डिप्लोमेटिक स्टेटस था, जो रिलेशन थे, तो वो उन्होंने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया गया था, एक जो रिलेशन था डिप्लोमेटिक लेवल पे ऑफिशियल करना। इजराइल के साथ तो फिर भी बाद में करा था।
In 1988, when PLO declared an independent state of Palestine with its capital in East Jerusalem, India granted recognition immediately. 1988 की बात करें तो 1992 से लेकिन सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई थी. अराफत was received as head of state whenever he visited India. तो यानी कि एज अ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी आप कहें तो ऐसे उसको रिसीव करा जा रहा था उनको. एंड इवन एज इंडिया ओपन अ डिप्लोमेटिक मिशन इन टेल अवीव इजराइल में, इट सेटअप अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन गाजा, जो मैंने आपको बताया था मैप में कि गाजा स्ट्रिप है आपको और वहां पे वेस्ट बैंक है, विच लेटर मूव टू रामल्ला as the Palestinian movement split between the Hamas which gained control of Gaza and the PLO. PLO आपका जो वेस्ट बैंक पे है, तो वहां पे भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला गया था. और इनफैक्ट अगर मैं कहूंगा यूपीए के जो 10 साल रहे थे आपके 2004 से 2014 तक, मोहम्मद अब्बास, हेड ऑफ द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी दैट एडमिनिस्ट्रेट्स द वेस्ट बैंक, विजिटेड 4 times in 2005, 2008, 2010 एंड 2012. तो एनडीए 1 और एनडीए 2 के बीच में जो पैलेस्टीन अथॉरिटी के जो आपके हेड थे, उन्होंने 4 बार आपका पैलेस्टीन विजिट करा था. इंडिया इनफैक्ट वोटेड फॉर पैलेस्टीन टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ यूनेस्को इन 2011, and a year later co-sponsored the UN General Assembly resolution that enabled Palestine to become a non-member observer state at the UN without voting rights. And India also supported, तो ये तो आपकी यूपीए के टाइम पे थे. अब एनडीए के बाद में भी देख लें एनडीए 2 के टाइम पे, कि ऐसा नहीं है कि एनडीए यूपीए के टाइम पे पैलेस्टीन को सपोर्ट करा जा रहा था, अब नहीं करा जा रहा. तो मोदी गवर्नमेंट ने अभी भी कोशिश करी है कि पैलेस्टीन को अभी भी उनके साथ रिलेशंस अच्छे रहे. तो 2015 में इंडिया सपोर्टेड द इंस्टॉलेशन ऑफ द पैलेस्टीनियन फ्लैग ऑन द यूएन प्रेमिसेस इन 2015, a year after Modi was voted to power. In fact, Prime Minister Modi made a separate visit to Ramallah, जहां पे मैंने बताया था कि डिप्लोमेटिक ऑफिस आपका शिफ्ट कर दिया गया इंडिया का जो पैलेस्टीन में आता है, इन फरवरी 2018, एंड कॉल्ड फॉर एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट. तो 2017 में इजराइल गए थे, पर वहां पे डीहाइफिनेशन कर दिया गया था. डीहाइफिनेशन का मतलब है कि अभी इजराइल जा रहा हूं तो इजराइली गए थे, वो पैलेस्टीन नहीं रुके थे. बट साथ में उन्होंने 2018 में वो पैलेस्टीन भी गए थे, तो वहां पे उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट कर दिया था. तो फ्रेंड्स, ये था आपका एक तरीके से जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है इंडिया इजराइल पैलेस्टीन का. तो फ्रेंड्स, ये मेरा लेक्चर था. अगेन इसमें बहुत सारे डायमेंशंस तो कवर नहीं करी, बट एक बेसिक ओवरव्यू देना था कि 30 साल में अभी क्या क्या रहा है, क्या विजिट्स रही थी, क्या इम्पैक्ट रहा है. जो इसका बुरा एनालिसिस है उसके लिए तो अलग, अगेन आई वुड से नॉट इवन अ वन बिग लेक्चर ऑफ 1 hour विल बी सफिशिएंट. उसके लिए तो 2-3 लेक्चर्स पढ़ेंगे समझाने के लिए, सारे डायमेंशंस करने के लिए. तो मैं अलग से इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लासेस जब मैं कंडक्ट करूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा. तो फ्रेंड्स, दिस वाज माय लेक्चर ऑन द 30 years ऑफ इंडिया इजराइल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स. आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा है देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias. वी आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक Facebook, Instagram, Telegram and YouTube. And this is our contact number 93190576000. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.